सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका सेकेंड पेपर है उसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखिए आपका जो सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पर देखिए लॉर्ड मैकाले, वुड, हंटर, ऑकलैंड एवं लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक विचारों की तुलनात्मक आख्या तैयार करना। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, इसके अलावा वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, इन सब के विषय में मैंने पूरा विस्तृत आपको क्लासेस में पढ़ा दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग हर एक विषय का क्लास चला रहे हैं। तो उन क्लासेस में हमने इन सबको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो आप लोग के देखिए यहाँ पर आप लोग के प्रोजेक्ट कार्य में भी ये आ गया है। तो आप लोग कह रहे थे कि मैम प्लीज बता दीजिए। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि हमने पूरा क्लासेस चलवा दिया है और ये सब हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा करके आप लोगों को खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और आपको जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं यहाँ पर जो आपके प्रोजेक्ट में पूछा गया है इस सब्जेक्ट का, चाहे वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति हो, इसका एक पूरा वीडियो, इसकी एक क्लास हमने ली है। फिर वुड का घोषणा पत्र हो, उसका भी एक अलग क्लास लिया है, पूरा कंप्लीटली उसको एक एक पॉइंट को समझाया है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने हंटर आयोग को भी पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से हमने कितना पढ़ाया है। यहाँ पर आप अगर इसको समझना चाहते हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को, तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी इसमें इसने अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था, ठीक है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी अंग्रेजी, चूंकि अंग्रेज था तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेजी शिक्षा पर तो ये ध्यान देता ही। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने एक निस्यंदन का सिद्धांत दिया था जो कि बहुत ही, जिसको आप बेकार कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आज का जो समाज है वो क्या कहता है, आज का समाज कहता है कि सभी बच्चों को बराबर और समान रूप से शिक्षा का अधिकार है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार है, सभी बच्चों का जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है सभी बच्चों का मूल अधिकार है। लेकिन लॉर्ड मैकाले का जो निस्यंदन सिद्धांत था, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो जन समूह में शिक्षा आनी चाहिए वो छन छन कर आनी चाहिए, यानी कि शिक्षा ऊपर के प्रभावी वर्ग के शिक्षित लोगों से छन छन कर निचले स्तर तक पहुंचनी चाहिए। यानी कि जो अमीर लोग हैं वो लोग पढ़ाई करें, वो लोग शिक्षा ग्रहण करें, और जो गरीब लोग हैं उन तक उनकी शिक्षा छन छन कर पहुंचे, यानी कि वो उन लोगों के द्वारा इनको शिक्षा छन छन कर मिले, समाज में सबसे ऊपरी वर्ग को केवल शिक्षा दी जाए। तो ये पूरी तरीके से गलत था। तो यहाँ पर ये लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वो आपने देखा इस तरीके से, और इसका पूरा डिटेल में मैंने पूरा एक क्लास लिया। तो अगर आप क्लास में समझोगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो 3 वीडियो आपको मिलेंगी, तीनों की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस में मैंने बहुत ही विस्तृत व्याख्या की और अच्छे से पूरा समझाया है। आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर वुड का घोषणा पत्र जो कि 1854 में यहाँ पर आप देखिए आया था, और वुड के घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था संसद में कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय होने चाहिए। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और वुड के घोषणा पत्र में इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम ये आप प्रोजेक्ट में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरी विस्तृत व्याख्या की। इसमें अगर आप चाहें तो कुछ चीजें शॉर्ट भी कर सकते हैं, आपके अपने विवेक के ऊपर है कि आप कुछ चीजों को यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वरना आपका प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ संस्तुतियां भी दी थी वुड ने अपने घोषणा पत्र में। तो संस्तुतियां क्या दी थी ये आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में कहा है, स्त्री शिक्षा के बारे में कहा है, इन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना करने को कहा, और विश्वविद्यालय किस तरीके के होंगे, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर यहाँ भारत में भी विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं और तो यहाँ पर आप पाओगे कि जन शिक्षा का प्रसार, यानी कि जिस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने बात की थी निस्यंदन सिद्धांत की कि केवल समाज के सबसे ऊपरी वर्ग को, सबसे धनी वर्ग को शिक्षा दी जाए और उससे छन छन करके शिक्षा निचले स्तर तक आएगी। जबकि यहाँ पर जो वुड का घोषणा पत्र था इसमें स्पष्ट रूप से सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, और प्रत्येक जिले में यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई थी। तो इस तरीके से जो वुड का घोषणा पत्र था ये कहीं ना कहीं जनमानस की शिक्षा और सभी लोगों के हितों की बात करता था, यानी कि सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा की बात करता था। अब यहाँ पर देखिए वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन भी मैंने करवा दिया है, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था
कि क्या अच्छाइयां थी, क्या कमियां थी वुड के घोषणा पत्र की। अब दोस्तों यहाँ पर हंटर आयोग हम देखते हैं। हंटर आयोग देखिए, हंटर आयोग में दोस्तों इसे प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है और ये 1882 में आया था, आप देख सकते हो। और इसके भी उद्देश्य काफी हद तक वुड के घोषणा पत्र से मिलते जुलते थे और यहाँ पर भी शिक्षा की विस्तृत व्याख्या की गई है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया गया है, उच्च शिक्षा के बारे में बताया गया है, किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, इन सभी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है और इसको भी मैंने पूरा विस्तार से बताया है, आप देख सकते हो। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और इस तरीके से यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आज इंटरमीडिएट में व्यवस्था होती है आर्ट के बच्चे और साइंस के बच्चे, तो यहाँ पर भी इस तरीके से कोर्स ए और कोर्स बी के नाम से उस समय इंटरमीडिएट जाना जाता था। यानी कि जो कोर्स ए था वो उन छात्रों के लिए बनाया गया था जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते थे और कोर्स बी उन छात्रों के लिए बनाया गया था जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कोई व्यवसाय सीखने में रुचि रखते थे। तो इस तरीके से इन सबको मैंने पूरा विस्तार से व्याख्या किया है और आप आसानी से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड की नीति, पॉलिसी ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड हम देखते हैं। मैकाले के विवरण पत्र में घोषित शिक्षा नीति की लॉर्ड बेंटिक की स्वीकृति ने भारतीय शिक्षा को एक निश्चित दिशा में तो प्रदान की, परंतु यह प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त न कर सका। उसके प्रकाशन के 13वें दिन ही लॉर्ड बेंटिक ने त्यागपत्र दे दिया तथा लॉर्ड ऑकलैंड को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। लॉर्ड बेंटिक के जाने के बाद प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन पूरा शुरू कर दिया। वे मैकाले के विवरण पत्र तथा बेंटिक के आदेश पत्र से संतुष्ट नहीं थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने स्थिति को अत्यंत गंभीर पाया। लगभग 4 वर्षों तक उसने इस विवाद के कारणों का अध्ययन किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस विवाद का मुख्य कारण प्राच्य शिक्षा पर कम धन का व्यय किया जाना है तथा यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन अधिक व्यय किया जाएगा तब प्राच्यवादी संतुष्ट हो जाएंगे। इस विश्वास के अनुरूप उसने 24 नवंबर 1839 को एक विवरण पत्र प्रकाशित किया जिसमें उसने प्राच्य शिक्षा के लिए 31,000 रुपए वार्षिक की धनराशि स्वीकृत की। ऑकलैंड की इस घोषणा ने प्राच्य शिक्षावादियों को खुश कर दिया। इस प्रकार मैकाले के विवरण पत्र की स्वीकृति से उत्पन्न उग्र विवाद को लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में अपने विवेकपूर्ण निर्णय अर्थात प्राच्य शिक्षा को भी संतुलित व विवेक समान प्रोत्साहन देने के आदेश से समाप्त कर दिया। लॉर्ड ऑकलैंड निस्यंदन सिद्धांत का समर्थक था। उसने इस विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार करते हुए घोषणा की कि सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा के प्रसार तक सीमित रहने चाहिए, जिसके पास अध्ययन के लिए अवकाश है तथा जिसकी स्वीकृति तथा जिनकी संस्कृति क्षण कर जन साधारण तक पहुंचेगी। लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा का तीव्र प्रसार हुआ, परंतु जन साधारण की शिक्षा को एक बड़ा आघात पहुंचा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी देखिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को ले लिया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने भी उसने क्या किया, उसने भी यही कहा कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए और उच्च वर्ग से शिक्षा क्षण कर निचले वर्ग तक आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर आधारित था। अब यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन के विषय में भी पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियां क्या थी, चलिए देखते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार पर बने। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात तदुपरांत 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी। विश्वविद्यालय में सुधार के लिए 27 फरवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। अब देखिए आयोग का कार्य एवं क्षेत्र क्या था। भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की स्थिति एवं उनकी भावी उन्नति की जांच करना, उनके विधान एवं कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर को उठाने तथा शिक्षा की उन्नति के लिए उपयुक्त साधनों का उल्लेख करना, सुझाव तथा सिफारिशें। आयोग ने विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए थे। विश्वविद्यालयों के संविधान में संशोधन कर दिया जाए ताकि वे सीमित मात्रा में शिक्षण कार्य कर सके। सीनेट के सदस्यों की संख्या घटा दी जाए और उनके सदस्यता की अवधि 5 वर्ष कर दी जाए। इसके बाद है कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने में नियमों में अधिक कठोरता रखी जाए।
विश्वविद्यालयों को नवीन सिरे से गठित किया जाए। अगला है 5वां, सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए। इसके बाद 5वें के बाद 6वां है, मान्यता प्राप्त कॉलेजों का नियमित निरीक्षण किया जाए। 7वां है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन पद्धति में सुधार एवं परिवर्तन किया जाए। 8वां है, प्रत्येक कॉलेज का प्रबंधन एवं संगठन समिति द्वारा किया जाए। इसके बाद 9वां है, मैट्रिकुलेशन का स्तर उच्च किया जाए, इंटरमीडिएट परीक्षा समाप्त कर दी जाए और बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्ष कर दिया जाए। इसके बाद 10वां नंबर है, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में किस तरीके से उसने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अधिक महत्व दिया था। दोस्तों यहाँ पर आपने पूरा देख लिया है कि किस तरीके से आपको इसको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा आपको ये बता दिया। अब आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये आप जान लीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल और केवल उस लिंक पर क्लिक करना है जो हमने दिया है। लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप टेलीग्राम आपके सामने खुलेगा जब, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जब आप हमारे चैनल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। तो ज्वाइन पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो फिर आप हमारे चैनल से आसानी से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सर्च करने के बाद भी यही चीज आपको करना है, हमारा चैनल खुलेगा, उसके बाद नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन पर आप क्लिक करेंगे, वहां से भी आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। और दोस्तों आपने अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको हर एक विषय का पूरा एक लाइन से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं हम लोग, आपके सब जितने भी आपके विषय हैं। और इसके अलावा आप लोगों के प्रोजेक्ट कार्य में भी लगातार हम आपका सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लोग लगातार ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैसे आपको लिखना है और कैसे इनको आपको प्रेजेंट करना है अपने प्रोजेक्ट फाइल में। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने यहाँ पर बताया है पूरा क्लास में मैंने डिटेल कर दिया है। क्लासेस जो मैंने पढ़ाई हैं उसमें भी आप देख सकते हो बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है और आप आसान भाषा में ही लिखिएगा, बहुत बड़ा लिखने के चक्कर में मत रहिएगा। एक एक पेज भी अगर आप सबके विषय में लिख देते हैं तो भी बहुत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, अब आप आसानी से इसका प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और दोस्तों अगला प्रोजेक्ट लेकर जल्दी ही हम फिर आप लोगों के समक्ष आएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।